I am Snehal Srivastav and today I am going to give a lecture on chapter 1 of class 10th power sharing. First I would like to give an introduction of this chapter. In this chapter we are going to study about how our government has shared its power into different kinds. Means कि हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से जो कंट्री की पावर है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. और ये सब इवॉल्व हुआ कहाँ से, जब लोगों में फाइट स्टार्ट होने शुरू हो गई और कुछ लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया गया. जस्ट लाइक इन बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों कंट्रीज का एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं. बेल्जियम में क्या होता था कि दो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे. एक डच था और एक फ्रेंच था. तो दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद बने रहते थे, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी. बट उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से पीसफुल मैनर में इस चीज़ को प्रोसेस किया और एक फाइनली पीसफुल डिसीजन पे उन लोगों ने इस चीज़ को एंड किया. इसके बाद श्रीलंका में भी वैसा ही कुछ हुआ, बट वहाँ पे क्या हुआ कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. वहाँ पे लोग खुद के ही लोगों से, खुद के ही कंट्री के लोगों से लड़ना शुरू कर दिया. इन सब चीज़ों को देख करके हमारी कंट्री ने इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए कुछ डिसीजंस लिए अपनी पावर को डिफरेंट पार्ट्स में शेयर करने के लिए. लाइक हमारे यहाँ अलग अलग पावर्स है. लाइक गवर्नमेंट है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है और फिर म्यूनिसिपल, और अगर विलेजेस में देखें तो पंचायत. तो इस तरह से 3 टायर गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है. बट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका के जो इश्यूज थे वो सब कैसे प्रोसेस हुए और किस तरह से एक डिसीजन आया. और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, बेल्जियम एंड श्रीलंका. इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी एक तरह की थी, बट उनका जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट था एक दूसरे से. लाइक बेल्जियम जो कंट्री थी वो यूरोप की एक कंट्री थी और बेल्जियम की जो साइज था, एरिया था, वह अप्रॉक्स हमारे इंडिया के एक स्टेट हरियाणा के बराबर माना जाता है. और उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी. हरियाणा से अप्रॉक्स हाफ, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़ देखी गई है. तो उस हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, तो हाफ मानी गई. तो वो आप देख सकते हैं कि वो कंट्री कितनी कम एरिया की थी, कितनी कम पॉपुलेशन थी. और मेनली वहाँ पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे. उसमें एक थे डच और एक थे फ्रेंच, और कुछ 1% लोग जर्मन बोलते थे. ये कंट्री जो थी बेल्जियम, वो 4 नेबरिंग कंट्री से सराउंडेड थी. फ्रेंच, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग. ये जो बेल्जियम कंट्री थी वो 4 नेबरिंग कंट्री से सराउंडेड थी. फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 4 उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी. और अप्रॉक्स इसमें 59% लोग जो थे वो डच बोलते थे और 40% फ्रेंच बोलते थे और कुछ 1% लोग वहाँ पे जर्मनी बोला करते थे. तो इस तरह से वहाँ का जो लैंग्वेज के बेसिस पे लोग डिवाइडेड थे. बट वहाँ की जो कैपिटल थी ब्रसेल्स वहाँ बेल्जियम की कैपिटल थी. और ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे. और यही इस वजह से वहाँ पे जो था काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्रिएट हो चुकी थी. और साथ ही साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और रिच थे. बट वहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल्स थे वो कम पढ़े लिखे और कम पैसे वाले हुआ करते थे. इन सब चीज़ों से उनमें कम्युनिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भेदभाव क्रिएट हो गया. वो डिफ्रेंशिएट करने लगे कि डच लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सनस आर रिच. तो इस चीज़ को लेकर के उन लोगों में क्रिटिसाइज हुआ, उन लोगों में झगड़े शुरू हुए और फिर इससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो गई. और साथ ही साथ वहाँ पे, लेकिन कैपिटल में तो वो लोग ज़्यादा थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स, बट ओवरऑल कंट्री को देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का जो रेशियो था वो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही था, 59 और 40. मतलब कि 59 डच बोलने वाले लोग थे और 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, मतलब कि कम था. और अभी हम लोगों ने जिस सिचुएशन की बात की है कि बेल्जियम में ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन उस टाइम क्रिएट हुई थी बेल्जियम में जिस टाइम पे हमारी इंडिया कंट्री आज़ाद हुई थी. मतलब वो रिपब्लिक हुई थी 1950 के अप्रॉक्स. 1950 टू 1960 के बीच में ये सारी चीज़ें हुई.
और अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन रीड करी है कि क्या सिचुएशन थी बेल्जियम की, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है श्रीलंका की। श्रीलंका को भी हरियाणा से कंपेयर किया गया है, और श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, इसको आइलैंड नेशन बोला जाता है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स हरियाणा के बराबर 2 करोड़ के बराबर है, और यहाँ पे 74% जो लोग थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब उनकी लैंग्वेज सिन्हाला थी, वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। और मोस्टली ये लोग जो थे बुद्धिस्ट थे, मतलब ये बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो बचे 18% है वो तमिल थे, और तमिल में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक थे इंडियन तमिल्स और एक थे नेटिव तमिल नेटिव्स, मतलब कि तमिल वहाँ के जो श्रीलंका के लोग थे वो तमिल नेटिव जिनको बोला गया। तो जो इंडियन तमिल्स थे वो यहाँ से वर्क करने गए थे वहाँ पे, तो उनको इंडियन तमिल नाम दे दिया गया। और एक नेटिव तमिल्स थे जो ऑलरेडी वहाँ के थे। जो तमिल थे उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तमिल ग्रुप में डिवाइड हो गया और एक डिवाइड हो गया सिन्हाला स्पीकर, मतलब एक तमिल स्पीकर्स और एक सिन्हाला स्पीकर्स। तो अगर बेल्जियम में जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि डोमिनेशन हो रहा था मेजॉरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, उसी तरह अगर श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होगा। तो वहाँ पे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक पार्ट है मेजॉरिटी में और एक जो तमिल स्पीकर्स हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है, जो लड़ाई है, जो भी वॉर है वो कुछ ज़्यादा ही बुरी हो सकती है। तो अब हम लोग धीमे धीमे स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट को, श्रीलंका के पार्ट को स्टडी करने कि वहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें हुई। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म एस्टैब्लिश होने लगा था। 1948 में इंडिया के साथ साथ श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ था, और उसके इंडिपेंडेंस के साथ साथ वहाँ की जो मेजॉरिटी थी, वहाँ के सिन्हालास जो स्पीकिंग लैंग्वेज जो थे, बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग, उन लोगों ने वहाँ पे मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। और धीमे धीमे वहाँ पे जो भी एक्ट पास करते जा रहे थे, जो भी रूल्स क्रिएट होते जा रहे थे, वो सारे बुद्धिज़्म के फेवर में ज़्यादा हुआ करते थे। वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी, मतलब कि जो डेमोक्रेसी के थ्रू वहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई थी, उसमें भी सिन्हाला का ही ज़्यादा मेजॉरिटी थी, क्योंकि वो 74% थे वहाँ पे, मतलब 78%। तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी आ चुकी थी उनकी, और वो पूरी गवर्नमेंट पे रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद 1965 में एक एक्ट एस्टैब्लिश किया गया, एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में ये था कि वहाँ की जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको पूरी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज ही बोली जाएगी और ऑफिशियली सिन्हाला लैंग्वेज ही प्रैक्टिस की जाएगी। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते ऑफिशियली। तो इन सब चीज़ों को देख के वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी और एलियनेशन फील होने लगा। उनको लगने लगा कि ये स्टेट जो है, ये कंट्री जो है वो हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल जो बन रहे हैं वो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ के जो लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, मतलब उन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करना शुरू किया। बट वो इतने ज़्यादा माइनॉरिटी में थे और उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ पे कई मेजॉरिटी मतलब कि जो वहाँ के बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले जो लोग थे सिन्हाला, उन लोगों ने मेजर पार्टीज बनाई, उन लोगों ने अपने हिसाब से स्टेप्स लिए और धीमे धीमे सिन्हाला को ही ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया गया और एक तरह से वो सिन्हाला स्टेट बनने की कगार पे आ गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने सोचा कि हम भी एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी से अपने एक अलग स्टेट की मांग करते हैं। फिर 1980 में उन लोगों ने ढेर सारी पार्टीज बनाई, मतलब कि वहाँ के जो माइनॉरिटी श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने ढेर सारी पार्टीज क्रिएट करी और उन पार्टीज से अपना एक अलग नेशन मांगने की कोशिश किया और उस पार्टी से कहा गया इंडिपेंडेंट तमिल ईलाम स्टेट हमें चाहिए, मतलब कि एक ऐसा स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट हो और तमिल के लिए हो, वहाँ के श्रीलंकन तमिल्स के लिए हो। इसलिए उन्होंने एक पार्टीज क्रिएट करी ढेर सारी। बट एट द एंड हुआ क्या कि वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई इन सब चीज़ों को लेकर के
और जो भी वहाँ का एजुकेशन था, बहुत ज़्यादा लिटरेसी थी, बहुत अच्छी तरह से सब रन कर रहा था, बट इन सब सिविल वॉर्स की वजह से वो काफ़ी पीछे आ चुका था और ये सिविल वॉर 2009 में एंड हुई। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 3 पे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से बेल्जियम ने इस तरह इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल किया। 1970 से 1993 के बीच में उन लोगों ने इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस किए, कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया और अमेंडमेंट के बाद कई रूल्स नए नए निकाले जिससे कि वो वहाँ की यूनिटी को बनाए रखें। और यूनिटी को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए। लाइक वहाँ पे जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सनस हैं उन लोगों की जो मतलब कि जो भी उन लोग का योगदान रहेगा, लाइक जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो दोनों पार्टी से सेम आएंगे। मतलब कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पार्लियामेंट में जितनी सीट्स हैं उसमें से आधी सीट्स फ्रेंच को मिलेगी और आधी सीट्स डच को मिलेगी। किसी भी एक पार्टी को अकेले कोई भी निर्णय लेने के लिए राइट्स नहीं दिए गए। कोई भी यूनिलेटरली मतलब कि एक तरह से अपने मन से डिसीजंस नहीं ले सकता था। दोनों पार्टीज मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के कंसल्ट लेना ज़रूरी था। और फिर दूसरा ये रूल निकाला कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होंगी वो दो अलग अलग होंगी। लाइक एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। लाइक सेंट्रल में मान लो डच ज़्यादा हो गए और स्टेट में डच लोग कम हैं, तो पूरी लीडरशिप डच नहीं कर सकते वहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारे रूल्स बना सकते हैं और अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से। कई अलग अलग चीज़ें रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं जो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टॉपिक्स दे दिए गए कि आप ये चीज़ें देखेंगे पूरी कंट्री के, और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टॉपिक्स दे दिए गए कि आप इन चीज़ों को स्टेट को देखेंगे कि इस स्टेट में ये चीज़ें सही से होनी चाहिए। और इसके साथ एक और बना कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी कि इन दोनों गवर्नमेंट के अलावा तीसरी गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि जिसके पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, लाइक एजुकेशन हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स थे वो कम्युनिटी को दे दिया गया कि आप देखिए सारी चीज़ें। तो इस तरह से उन लोगों ने सक्सेसफुली सब चीज़ें डिवाइड कर दिया, पावर शेयर कर दिया। और पावर शेयरिंग से क्या हुआ कि छोटे छोटे एरिया के भी लोगों के जो भी थॉट्स हैं उन सबको भी जाना गया, जिससे कि लाइक अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और हमें कुछ कहना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर है वो दिल्ली है, इंडिया की अगर बात करें तो हम यहाँ से दिल्ली जाके हर बात नहीं कह सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके हर बात नहीं कह सकते तुरंत। अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पावर्स का जो डिवीजन किया गया है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई है जो पूरे कंट्री के सारे जो भी टॉपिक्स उन्हें दिए गए हैं वो देखेगी। यहाँ से ये फायदा हुआ। और साथ ही साथ वहाँ पे जो सिटी थी, मतलब कि जो वहाँ का ब्रुसेल्स था, वहाँ की जो कैपिटल थी, वहाँ पे भी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा थे और डच कम थे। बट वहाँ पे भी लोगों को क्या किया गया कि डच भी उतने ही आएंगे पार्लियामेंट में और फ्रेंच भी उतने ही आएंगे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन था, कंट्री का वर्क था, वो काफ़ी अच्छा हो गया। इससे लोगों को भी रहने में आसानी हुई, कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स वगैरह हैं। एक सब टॉपिक आ जाता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायर्ड है, क्यों लोग विश करते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो पहला तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने देख लिया कि दो जगह पे काफ़ी डिफरेंसेस थे वहाँ पे। लाइक बेल्जियम की अगर ब्रसेल्स की हम लोग बात करते हैं, वहाँ की जो कैपिटल थी, वहाँ पे 80% लगभग फ्रेंच स्पीकिंग थे और डच 20% थे। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि वहाँ पे वो ओवरकम नहीं कर पाए और उन लोगों ने पावर शेयर किया। पावर शेयरिंग से उन लोगों ने स्टेबिलिटी मेंटेन कर रखी। बट यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ने दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश किया।
वहाँ के जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स को सप्रेस करने की कोशिश ज़रूर किया, वो काफ़ी मेजॉरिटी में ज़रूर थे, बट वो सप्रेस नहीं कर पाए और सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई और कुछ नहीं मिला उनको। तो इस सब एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करे तो ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाती है, और माइनॉरिटी जब वो अपने लिए उठती है तो फिर वो मेजॉरिटी को भी एक सिविल वॉर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि लोग एट द एंड उन्हें सब एक दूसरे को पीसफुली डिसाइड करना ही पड़ता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर पावर शेयरिंग करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबकी बात सुनना, तो अगर पावर शेयर नहीं किया तो सबकी बात कैसे सुन पाएंगे। अगर छोटे छोटे एरियाज में पावर्स को हमने नहीं एक जगह पे किया तो फिर कैसे लोग अपनी बातों को रख पाएंगे सामने। हर कोई कैपिटल तक तो नहीं आ सकता, अगर एरिया लार्ज है तो हर इंसान कैपिटल तक तो आके बोलेगा नहीं, तो इसलिए पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेट में पावर होनी चाहिए। स्टेट की बात, जो वहाँ के विलेजेस हैं, छोटे छोटे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे भी पावर शेयर होनी चाहिए। तो ये रीज़न है कि हमें पावर शेयरिंग ज़रूरी है, पहला डेमोक्रेसी के स्पिरिट को बनाए रखने के लिए, और दूसरा कि पावर शेयरिंग अगर नहीं करेंगे और मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करना चाहे तो उससे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके फोर्थ पॉइंट पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कि पावर कितने कितने फॉर्म्स में शेयर की जा सकती है। लाइक एक होता है कि हॉरिजॉन्टली पावर्स को शेयर करना। अभी जैसा कि आपने पढ़ा कि पावर शेयरिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम लोग पावर शेयर नहीं करते हैं तो एक सिचुएशन आ सकती है एट अ टाइम कि कोई मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है कि पावर्स को शेयर करके रखा जाता है। लाइक पावर शेयर करने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन। हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन में हमारे जो पावर्स होती हैं उनको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन तीनों का काम होता है कि एक दूसरे पे नज़र रखना। लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट में जो कोई भी रूल्स बिल पास किए जा रहे हैं वो लेजिस्लेचर हो गया। जुडिशरी मतलब जजेस, अगर कोई भी गलत काम करता है कोई, तो उसको जज के सामने पेश किया जाता है और जज उस पर डिसीजन लेता है कि उसने सही किया है कि गलत किया है, और अगर गलत किया है तो क्या उसको पनिश करना चाहिए, कितना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें जुडिशरी के पास होती हैं। और जज के पास ये भी पावर होती है कि कोई अगर रूल निकल रहा है लेजिस्लेचर से, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके सही है या गलत वो भी डिसाइड करना जजेस के पास, मतलब जुडिशरी के पास ये राइट होता है। तो फिर एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलत काम करता है तो वो भी जज उसको भी वो करता है, रिव्यू करता है। तो इस तरह से सारे जितने भी ये तीनों डिवीजन ऑफ पावर्स हैं वो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो लेवल्स में डिवाइडेड है। लाइक एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोला जा सकता है। फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल पे होती है, एक स्टेट को पूरा हेड करती है। उसके बाद आता है म्यूनिसपैलिटी। म्यूनिसपैलिटी हो गया जो कि छोटे एरियाज को कंट्रोल करते हैं, या फिर पंचायत जो कि विलेजेस में होते हैं। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। लाइक सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर्क करते हैं। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। और इस सिस्टम को, पावर शेयरिंग का ये जो सिस्टम होता है लेवल के फॉर्म्स में, इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि अगर ऐसा किसी कंट्री में हो रहा है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाएगा। तो इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पावर्स को शेयर कर दिया गया हो लेवल्स के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप है जिसको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, लाइक वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेचर में ला सकते हो कि आप अगर रूल बन रहे हैं तो उनमें आपका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है।
कहीं आप रह ना जाएं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें होने चाहिए, आपके हिसाब से भी सारे डिसीजंस होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके इस तरह से भी पावर शेयर की जाती है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी वुमेन्स का राइट होना चाहिए, माइनॉरिटी के कुछ लोग होने चाहिए, और जो भी लोग छूट गए हों लाइक अदर बैकवर्ड जो कास्ट होती हैं उन सब का भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। अगर डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी कंट्री जहाँ पे सबको देख करके सारे डिसीजंस लिए जाते हों, कोई भी डिसीजन हो रहा है तो जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, तो सारे अगर सब लोग उसमें इंडल्ज नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। इससे डेमोक्रेसी क्या होगी, वॉइड होगी, खत्म होगी एक तरह से। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और पावर्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम जो है जब पावर्स देते हैं, किसी को पावर दिया, लाइक हमने प्राइम मिनिस्टर को कुछ पावर्स प्रोवाइड करी हैं, तो उसे कैसे किया, अलग करके किया। तो वो हम लोगों ने शेयरिंग कैसे किया, लाइक किसी पार्टी को अगर हमने अलग किया है तो वो पार्टी का जो हेड है वो उस टाइम पे पावर में है, उसके बाद किसी और पार्टी को दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का शेयरिंग हो रही है। ये किस तरह से अलग अलग पार्टीज को सेलेक्ट करके पावर शेयर हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे पावर शेयरिंग के 4 तरीके हुए। पहला हुआ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ शेयरिंग, दूसरा हुआ वर्टिकल या फिर आप कह सकते हैं लेवल्स में, तीसरा हो गया किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स को रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड करके, और चौथा हो गया डिफरेंट पार्टीज को इलेक्ट करके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, बट इस चैप्टर को एंड करने के साथ साथ मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और मैं आपको लर्न करा सकता हूँ उसको काफ़ी ईजिली। लाइक इसमें जो एथनिक वर्ड यूज़ किया गया था, एथनिक वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे सोशल डिवीजन जो किया जाए वहाँ के कल्चर के बेस पे, मतलब कि वहाँ पे जो लोग डिवाइड हो वो वहाँ के कल्चर को फॉलो करें, भले उनका रिलीजन सेम ना हो, उनकी नेशनैलिटी अलग हो, बट वो एक कल्चर को फॉलो करके खुद को अलग मानने लगे दूसरों से। लाइक उनकी लैंग्वेज या फिर उनका कलर एक जैसा हो तो वो खुद को अलग मानने लगे, उसको बोला जाता है एथनिसिटी या फिर एथनिक बोल सकते हैं। फिर ये वर्ड आया था ये यूज़ हुआ था हमारा बेल्जियम में, कि बेल्जियम में क्या हुआ था कि लोगों ने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने के वजह से खुद को अलग मानना शुरू कर दिया था, और ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा वर्ड मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड यूज हुआ था श्रीलंका वाले केस में, कि वहाँ के जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन लोगों ने खुद की मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, और वो जो भी डिसीजंस ले रहे थे वहाँ की माइनॉरिटी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, और सारे डिसीजंस लेते जा रहे थे जिससे माइनॉरिटी वहाँ पे एलिनेटेड फील करने लगी थी। तीसरा वर्ड आता है सिविल वॉर। सिविल वॉर की सिचुएशन श्रीलंका में क्रिएट हुई थी जब वहाँ पे दोनों ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए थे, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सिविल वॉर का मतलब कि अपने ही कंट्री में, अपने ही लोगों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लोग एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा हो। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना और बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लेना कि इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। मैंने इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थी वो भी एक्सप्लेन कर दी, और आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share my channel, and do comments also. Thank you very much.